दोस्तों, सुनकर लगता है कि 10 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होना मुमकिन नहीं है, मगर असलियत में जिस भी लड़की को पीरियड होने लगते हैं वो अपनी कोख में एक बच्चे को पाल सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि उसका शरीर जन्म देने जितना विकसित नहीं हुआ होता। हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही 10 साल की एक लड़की की है जिसने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। आखिर इस 10 साल की बेटी को प्रेग्नेंट किसने किया, किसने ऐसा दुष्कर्म किया? तो चलिए जानते हैं इस कहानी की सच्चाई। ये सच्ची घटना है केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ की। 14 जुलाई 2017 की सुबह एक लड़की स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। अचानक से उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा और उसने अपनी माँ को स्कूल में जाने से मना कर दिया। उसकी माँ, जो कि घर घर जाकर लोगों के बर्तन साफ किया करती थी, लोगों के घर जाकर साफ सफाई का काम किया करती थी, उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा, क्या सच में तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है या फिर आज तुम्हारा मन नहीं है स्कूल जाने का? इस पर बेटी ने कहा कि माँ, मेरे पेट में सचमुच बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उसकी माँ ने यह बात तुरंत लड़की के पापा को बताई। लड़की के पिता, जो कि एक छोटी सी सरकारी नौकरी किया करते थे, यह बात सुनकर उसके पिता की भी चिंता बढ़ जाती है। उसकी माँ ने जो भी घरेलू नुस्खे होते हैं उसको दिए, लेकिन उन सब घरेलू नुस्खों से उस लड़की को कोई आराम नहीं मिल रहा था। इसलिए वो दोनों अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, ये दिखाने कि आखिरकार उसको क्या दिक्कत हो गई है, किस बात का इतना ज्यादा दर्द उसे हो रहा है। वह छोटी सी बच्ची, गोल मटोल सी, थोड़ी मोटी थी। वह देखने में बड़ी ही प्यारी सी गुड़िया थी। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि कुछ मेडिकल टेस्ट मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, ये मेडिकल टेस्ट करवा के ले आओ और जैसी ही रिपोर्ट आती है उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है तो माँ बाप बड़े आराम से डॉक्टर को वह रिपोर्ट दे देते हैं। डॉक्टर ने जैसे ही वो रिपोर्ट देखी तो उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो उसके माँ बाप को डांटने लगता है और कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है, तुम इतना अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तभी लड़की के जो माँ बाप होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं, हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि तुम अनजान बनने की कोशिश मत करो, जो तुम्हारी बेटी है वो 30 सप्ताह की गर्भवती है और तुम्हें इस बात का पता ही नहीं है। तो जैसे ही माँ बाप ये बात सुनते हैं, ये बात सुनने के बाद माँ बाप के पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, कैसे हुआ है। वो अपनी बेटी को काफी दुलारते हैं, उससे पूछते हैं, उससे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा, तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? उस बच्ची को तो पता भी नहीं था कि उसके साथ यह कैसा हुआ है, किसने किया है और ऐसा कैसा करने से हो सकता है। वो बच्ची बेचारी बिल्कुल शांत थी। डॉक्टर साहब ने जब माँ बाप और उस बेटे की हालत को देखा तब डॉक्टर को थोड़ा समझ आता है कि वाकई में कुछ न कुछ अनर्थ जरूर हुआ है, जिसका इन माँ बाप को और इस बच्ची को बिल्कुल भी पता नहीं है। क्योंकि माँ दिन भर दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी और बाप भी सरकारी नौकरी करता था, इसलिए वह भी अपने घर से बाहर निकल जाया करता था। इसी बीच में अब पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद लड़की की काउंसलिंग कराई जाती है। काउंसलिंग कराने के बाद जो मनोचिकित्सक होते हैं उस बच्ची को बड़े प्यार से दुलारते हैं, उससे पूछते हैं कि बेटा, तुम्हें किस किस तरीके से छूने की कोशिश की। जब उसे दिलासा दिलाया गया, उसे प्यार से पुचकार कर कुछ टॉफियां, चॉकलेट्स वगैरह जो भी हो सकता था, जिस तरीके से भी पूछ सकते थे, उस बच्चे को जब अपनेपन का एहसास कराया जाता है तब जाकर वो बच्ची बोल जाती है। वो कहती है कि जो मेरे बड़े मामा जी हैं ना, वो मुझे कुछ ऐसी बातें किया करते थे। जब बड़े मामा का नाम आता है, उसके बड़े मामा का नाम था कुल बहादुर। यह बात सुनने के बाद पुलिस वालों को बहुत गुस्सा आता है, डॉक्टरों को भी गुस्सा आता है और उसके जो माँ बाप होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और उसकी माँ एक थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देती है। जैसे ही वो थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देती है तो पुलिस वाले कुल बहादुर को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद थाने लेकर जाते हैं। जब उससे सख्ती से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्या किया, तुम कब से ऐसा कर रहे हो, तब वो स्वीकार करता है कि नवंबर-दिसंबर 2016 के आसपास से उसने यह सब करना शुरू किया था और वो लगातार ऐसे ही कर रहा था। पुलिस वालों को गुस्सा आता है, उसे सख्ती से पेश आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब बात आती है इस बच्ची के अबॉर्शन कराने की, लेकिन डॉक्टर साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो किसी भी कीमत पर अबॉर्शन नहीं कर सकते,
क्योंकि यह कानून का भी उल्लंघन होगा, बल्कि ऐसा करने से इस बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। जब डॉक्टर अबॉर्शन कराने से मना कर देते हैं तो लड़की के माँ बाप जिला अदालत पहुंच जाते हैं। जिला अदालत में जाने के बाद वो जज साहब से गुहार लगाते हैं कि जज साहब, हमारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा दुष्कर्म हुआ है, हम चाहते हैं कि उसका अबॉर्शन हो जाए, क्योंकि जो हमारी बेटी है इससे उसका भविष्य तो कम से कम बच जाएगा। जैसे ही मेडिकल की रिपोर्ट जिला अदालत के जो न्यायाधीश होते हैं उन्होंने देखी, उन्होंने कहा कि हम इस बात की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दे सकते, क्योंकि अब बात काफी आगे बढ़ चुकी है। जो बच्चा पेट में है उसकी उम्र लगभग 30 सप्ताह से ज्यादा की हो चुकी है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर आपको अबॉर्शन कराने की अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन जो माँ बाप थे वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि एक ऐसा बच्चा जिसके आने से के बाद उसको कौन स्वीकार करेगा, समाज भी उसको दुत्कारेगा, तमाम तरह की दिक्कतें उस बच्चे के सामने पैदा हो सकती हैं। इसलिए माँ बाप ने हाई कोर्ट की तरफ रुख किया, और हाई कोर्ट की तरफ वो जब लोग रुख करते हैं, हाई कोर्ट में जब लोग वो जज साहब को पूरी कहानी सुनाते हैं तो जज साहब भी साफ साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से हम ऐसा नहीं कर सकते और ना ही इसकी अनुमति दे सकते हैं। लेकिन माँ बाप थकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो पहले जिला अदालत जाते हैं, फिर हाई कोर्ट, और उसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। 28 जुलाई 2017 को वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां पर भी वो लोग मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हैं और पूरी कहानी जज साहब को सुनाते हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद वहां के जो जज साहब होते हैं वो भी साफ साफ मना कर देते हैं कि हम अबॉर्शन की अनुमति नहीं दे सकते। जब यह मामला अदालत में जाता है तो मीडिया वालों, सामाजिक कर्ताओं को इसकी भनक लग जाती है। उसके बाद उनके घर पर मीडिया वालों का जमघट लगना शुरू हो जाता है। बड़ी संख्या में लोग रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। मीडिया पर न्यूज़ चलने लगती है कि कैसे एक मामा ने अपनी सगी भांजी के साथ घिनौना अपराध किया। यह जो खबर थी घर घर तक पहुंच जाती है। लेकिन कक्षा 6 में पढ़ने वाली वो लड़की जिसकी उम्र 10 साल होती है, उसको अभी तक बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी कि किस तरह के लोग, मीडिया वाले उनके घर पर आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता उसके घर पर आते हैं, पुलिस वाले भी उनके घर पर आते हैं। वो एक कमरा, उनका घर एक छोटा सा था, गरीब फैमिली थी। वो लड़की भी नहीं समझ पा रही थी आखिरकार यह माजरा क्या है, यह सब लोग क्यों आते हैं। एक दिन उसने अपने पापा से पूछा कि पापा, ये लोग क्यों आते हैं, मेरा पेट इतना अजीब सा क्यों हो रहा है और मुझे अजीब सी क्यों फील आती है। तभी उसके पिता ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पेट में पथरी हो गई है और पथरी का साइज लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए इस पथरी को निकालने का वक्त आने वाला है। जब ये पथरी निकल जाएगी तब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी और ठीक हो जाओगी। कुछ दिन बीतने के बाद वो दिन भी आता है। 17 अगस्त 2017 को आखिरकार उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और अभी पूरा वक्त हुआ ही नहीं था, क्योंकि जब मैच्योर जो बच्चा पैदा होता है वह 9 महीने में पैदा होता है। अभी 9 महीने कंप्लीट नहीं हुए थे। उस लड़की की तबीयत लगातार बिगड़ती चली जा रही। लेकिन पिता ने एक बात की शर्त रखी थी कि अगर कोई भी बच्चा हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हम उसे ना तो देखेंगे और ना ही अपनी बेटी को देखने देंगे। इसलिए हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसे हम अपने पास नहीं रखना चाहते। अदालत ने भी यह बात स्वीकार कर ली थी, पुलिस प्रशासन ने भी यह बात स्वीकार कर ली थी और साथ ही साथ डॉक्टरों ने भी यह बात मान ली थी। कोई बात नहीं, वो वक्त भी आता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बड़े ऑपरेशन से करना पड़ता है। वह एक स्वस्थ बेटी को जन्म देती है। जब वह स्वस्थ बेटी को जन्म देती है, उसके कुछ देर के बाद जो डॉक्टरनी के माध्यम से वो पैदा हुआ था, डॉक्टरनी जब राउंड पर आती है तो उस बच्ची से पूछते हैं कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो ला कर दूंगी। तब लड़की ने कहा कि मुझे एक बड़ी सी गुड़िया चाहिए। जैसे ही बड़ी सी गुड़िया का नाम आता है तो डॉक्टर साहिबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इस लड़की ने अभी अभी एक बेटी को जन्म दिया है और इस बेटी को यह पता ही नहीं कि आखिरकार इसने एक गुड़िया को ही तो जन्म दिया है। डॉक्टर साहिबा कुछ भी नहीं कर पाती हैं, लेकिन जो भी उसकी मांग थी वो उसकी डिमांड को उसको खिलौने ला कर देती है और उस बच्चे के हाथ में दे देती है और उसके बाद वो बच्ची उसके साथ खेलने लगती है। उसके बाद फिर जब वक्त यहाँ से आगे बढ़ता है, माँ बाप अपनी बेटी को घर लेकर चले जाते हैं, लेकिन जो बच्चा पैदा होता है वो सेक्टर 15 में एक चाइल्ड होम होता है, वहाँ पर उस बच्चे को रखा जाता है।
वहां उस बच्चे की परवरिश होना शुरू हो जाती है। अब पुलिस ने इस मामले की जांच को पुख्ता करने के लिए, यह देखने के लिए कि क्या वाकई में जिस भी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, जिस सगे मामा कुल बहादुर पर यह आरोप लगाया गया है, क्या वाकई में ये बच्चा उसी का है या किसी और का है। इसके लिए डीएनए रिपोर्ट तैयार की जाती है, एक सैंपल लिया जाता है। जब डीएनए की सैंपल की जो रिपोर्ट है वो आती है तो वह मैच नहीं करती। जब मैच नहीं करती तो एक बार फिर से मीडिया में हड़कंप मच जाता है, हंगामा खड़ा हो जाता है कि जिस व्यक्ति को जेल भेजा गया था, जो व्यक्ति सलाखों के पीछे है, दरअसल ये बच्चा उससे मैच कर ही नहीं रहा है, तो ये बच्चा किसका है। उस बेटी की फिर से एक बार काउंसलिंग कराई जाती है, डॉक्टरों का पैनल बैठाया जाता है, उस बच्ची को प्यार से दुलार से अपनेपन का एहसास कराकर उससे पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारे साथ जैसे तुम्हारे बड़े मामा किया करते थे, ऐसा क्या कोई और भी करता था। जब यह बात आती है तो लड़की काफी देर पूछने के बाद बताती है कि मेरे जो छोटे मामा है, जिसका नाम शंकर है, वो भी मेरे साथ कुछ ऐसी ही हरकतें किया करते थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों भाई ये जानते थे। पहले बड़े भाई ने उस लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया था और छोटे भाई ने चुपके से उसे देख लिया था। छोटे भाई की जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने बड़े भाई को समझाए, उसको कहे कि जिसके साथ तुम ऐसा कर रहे हो, जो गंदा काम कर रहे हो, वो तुम्हारी सगी भांजी है। लेकिन छोटे भाई को हिम्मत जुट जाती है। जब बड़ा कर रहा है तो छोटे ने भी ठीक वैसे ही करना शुरू कर दिया और नवंबर से लेकर अप्रैल के महीने तक उस लड़की का कई महीनों तक वो लोग बलात्कार करते रहे। जब भी छोटा मोटा कोई भी मौका मिलता था तब वो लोग उसके साथ करते थे। जब लड़की के माँ और बाप घर पर नहीं होते थे तो उसका वो लोग जरूर फायदा उठाया करते थे। वह बेटी इस गंदी हरकतों को, इस टच अनटच, यह जो गलत और सही हो रहा था उसको वो समझ ही नहीं पा रही थी। वह हर दिन या तो किसी ट्रॉफी, चॉकलेट जो बच्चों को दी जाती है, या कुछ भी खाने के सामान जो दिए जाते हैं, इस तरह से दोनों मामा उसको लाकर देते थे और वह जो चाहते थे उसके साथ वैसा करके चले जाते थे। लेकिन पुलिस ने इस मामले में फिर दोबारा से डीएनए सैंपल लिया और डीएनए सैंपल लेकर इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू की। तो जो छोटे वाला मामा होता है, जिसका नाम शंकर था, उसका डीएनए मैच कर जाता है। दोनों ही उसका बलात्कार करते रहे, लेकिन जो मैच करता है डीएनए सैंपल, वो छोटी बेटी का इस छोटे वाले मामा से सैंपल मैच कर जाता है। 9 अक्टूबर 2017 को बहुत ही कम समय में यह डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आ जाती है। पुलिस फिर उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है। चार्जशीट लगाने के बाद यह मामला अदालत में भेज दिया जाता है। तो 31 अक्टूबर 2017 को अदालत में इन दोनों को दोषी करार कर दिया जाता है और उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था। लगभग 6.5 महीने का वह बच्चा उसी सेक्टर 15 के चाइल्ड होम में रह रहा था। तब एक महाराष्ट्र का दंपत्ति आता है, उनको बच्चे की जरूरत थी। वो दोनों उसी चाइल्ड होम में जाकर बातचीत करते हैं कि हमें एक बच्चे की जरूरत है, हम एक बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। तो उन्होंने इस बच्चे को इस महाराष्ट्र के दंपत्ति को सौंप दिया। वह बच्ची जो पैदा हुई थी, आज भी अच्छी खासी परवरिश उसकी हो रही है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं। लेकिन वह लड़की जिसको बच्चा पैदा हुआ था, जो दर्द उसने महसूस किया था, जो उसके साथ हुआ था, शायद ही उस वक्त को, उस पल को ना तो उसके माँ बाप कभी भूल पाएंगे और ना ही वह बेटी कभी भुला पाएगी। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।